हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर्स में से एक। तो आज यहाँ पे हम लोग एचएससी क्लास 11 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। बट जैसे मैं पहले भी बोलते आया हूँ, ये भले ही सिर्फ एचएससी क्लास 11 के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बट दिस इज वेलकम टू ऑल। जो भी बच्चा यहाँ पे एनसीईआरटी से पढ़ रहा है, बट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तो हर जगह पे कॉमन ही है, कॉन्सेप्ट सब जगह पे सेम है। तो यहाँ पे कुछ और अलग अलग क्वेश्चंस करने को मिलता है, तो एवरीवन इज वेलकम। चाहे वो जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा है या मेनी मोर, आप लोग यहाँ पे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का ये सेशन को देख सकते हैं। वैसे आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। लेक्चर नंबर 5 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आप लोगों को परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है इसका पूरा डिटेल में बताया। जहां पे रेपिटेशंस होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रिपीट नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे तो क्या यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताया है। एट द सेम टाइम हमने एनपीआर का फॉर्मूला सीखा बच्चों। वहां पे एनपीआर इज नथिंग बट n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, जिसका फॉर्मूला था बच्चों n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r द होल फैक्टोरियल। ये अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है, उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया था, जो कि बेसिक क्वेश्चंस थे, वो हमने वहां पे कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। सजेस्टेड वीडियोस में यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक में प्लेलिस्ट का पूरा यहाँ पे लिंक भेज दूंगा, आप लोग जरूर जाकर चेक कर लेना, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 का। आज हम लेक्चर नंबर 6 में कंटिन्यूएशन ही करने वाले बेसिक परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस के ऊपर, एंड हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 17 क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, एंड आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग। एक आध दो क्वेश्चन मैं आप लोग को देने वाला हूं खुद से ट्राई करने के लिए। चलो, तो आई होप बच्चों आज आप लोग सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने पहला वाला लेक्चर देखा है। नहीं देखा है तो प्लीज मत देखना अभी का वीडियो, पहला वो जाकर देख लेना। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सब फंडामेंटल क्लियर है तो ही जाकर ये देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन देखकर डरना मत, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट कुछ जान नहीं है, बहुत सिंपल सा है। In a group photograph, 6 teachers are in the first row and 18 students are in the second row. There are 12 boys and 6 girls among the students. If the middle position is reserved for the principal and if no girls are two girls are together, find the number of arrangements. Permutation का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसके सॉल्यूशन तो होते इतने छोटे से, बट क्वेश्चन इतना बड़ा होता है एंड क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग होता है कि स्टार्ट कैसे करें ये समझ में ही नहीं आता। चलो, मैं यहाँ पे आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में सारे बॉक्सेस वगैरह करके दिखाए थे, यहाँ पे मैं दिखाना नहीं चाहता, आप विजुअलाइज करो एंड खुद ट्राई करना स्टार्ट करो। यहाँ पे हुआ क्या बच्चा, कहानी बहुत सिंपल है। 2 रो है जहां पे सामने वाला रो रिजर्व करके रखा है प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए, एंड पीछे वाला रो रिजर्व करके रखा है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास कितने टीचर्स है? तो 6 टीचर है। एंड मजे की बात है कि प्रिंसिपल जो है बच्चा वो एग्जैक्टली मिडल में है। तो जाहिर सी बात है बच्चा, एग्जैक्टली मिडल में जो प्रिंसिपल होंगे उनको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तो तरीका है, वो मिडल में ही रहेंगे बोला है तो वो एक ही तरीका है। तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल के बारे में इतना फोकस नहीं किया। अगर आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहते तो लिख सकते हैं दैट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल दैट कुड बी डन इज वन वे, एक ही वे, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब हम पहला टीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब मान के चलो बच्चा, सामने यहाँ पे बीच में ही प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे 3 टीचर्स होंगे, यहाँ पे 3 टीचर्स होंगे, बिकॉज टोटल 6 टीचर्स है। अब टीचर थोड़ी ना बॉयज या फिर गर्ल्स के वहां पे मतलब पीछे वाले रो में जाएंगे, नहीं, वो जो अगर अरेंजमेंट होगा तो वो उन तीनों में ही होगा, उन 6 में हो जाएगा, मतलब 6 के 6 जैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं वैसे होगा। सो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, दिस 6 टीचर्स आर देयर, आपके पास जो 6 टीचर्स हैं वो अरेंज हो सकते हैं बच्चा 6p6 वेज में। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। 6 जगह है एंड 6 टीचर्स है तो 6p6 वेज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 6 फैक्टोरियल वेज। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर 6p6 होता है तो उसको 6 फैक्टोरियल बोलते हैं, बराबर है। चलो, 6 टीचर का तो काम हो गया। अभी स्टूडेंट्स की बारी है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा है मालूम है? सबसे पहले देयर आर 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। अभी मजा आता है यहाँ पे कि 12 बॉयज में रीअरेंजमेंट 12 वेज में हो सकता है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि 12 बॉयज। ऐसा तो नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज को एक साथ करने वाले हैं, मिला के जुला के नहीं करने वाले, नहीं। 12 बॉयज अलग से सेपरेट होंगे फोटोग्राफ में एंड 6 गर्ल्स अलग से सेपरेट होंगे फोटोग्राफ में। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, बट अलग से होंगे ऐसा हमें लगता है। बहुत सारे बच्चे तो हम लोग क्या लिखते हैं कि 12 बॉयज जो होंगे वो 12 फैक्टोरियल में हो जाएंगे एंड 6 गर्ल्स हो जाएंगे वो 6 फैक्टोरियल में हो जाएंगे, तो अलग से होगा, ऐसा हो जाता। बट अगर हम नेक्स्ट वाला जो लाइन देखेंगे वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने क्या लिखा है? इफ द मिडल पोजीशन इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल एंड इफ नो गर्ल्स आर टुगेदर।
हमारा कंडीशन फ्लॉप हो गया। मतलब सारे 12 बॉयज एक साथ और सारे 6 गर्ल्स एक साथ, ऐसा नहीं है। गर्ल्स एक साथ होंगे ही नहीं। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब ऑब्वियसली यहां पे बॉयज गर्ल्स का सिस्टम है। चलो पहली बात तो गर्ल्स के बारे में नहीं सोचते, बॉयज के बारे में सोचते। अब 12 जो बॉयज हमने यहाँ पे जो अरेंज किए हैं, वो 12 बॉयज जैसे भी हम अरेंज करेंगे वो एक दूसरे के साथ भी अरेंज हो सकते हैं। मतलब the 12 boys could be arranged in 12p 12 ways। इसका मतलब है बच्चा 12 फैक्टोरियल ways। बहुत सिंपल है। तो हमें ऐसा लगता है कि 12 बॉयज को हम 12p 12 लिख सकते हैं, तो 6 गर्ल्स का भी 6p 6 लिख के आएंगे ना? बिल्कुल नहीं। सोचो बच्चों, हम लोग ने पहले लेक्चर में कैसे पढ़ाई किया था। बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को बॉक्स के बिना भी विजुअलाइज करना सिखाने वाला हूं, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होगा बॉक्सेस वगैरह बनाना। अब मान के चलो बच्चों 4 बॉयज है, 4 बॉयज को तो 4p 4 वेज में आप लोग ने कर लिया। बट गर्ल्स के बारे में जब बात होगी बच्चा, तो गर्ल्स, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो आप देख सकते हो बच्चों, गर्ल्स को प्लेस करने की कितने आपके पास जगह है। देखो 4 बॉयज है तो कितने जगह होंगे? इधर एक गर्ल आ सकती है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय एंड गर्ल। आप देख सकते हो बच्चों कितने पोजीशंस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। आपने देखा बच्चा यहां पे, तो आपके पास 5 प्लेसेस है जहां पे आप गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जब 4 बॉयज थे तो उनके यहां पे अगर आपको ऑल्टरनेटिवली गर्ल्स को रखना है ताकि नो 2 गर्ल्स विल बी टुगेदर, तो आप देख सकते हो 4 बॉयज थे तो 5 पोजीशंस थे आपके पास गर्ल्स को अरेंज करने के। वही सोचो बच्चों, अगर 3 बॉयज होते तो आपके पास कितने पोजीशंस होते? देखो ना, गर्ल, इधर भी एक गर्ल, इधर भी गर्ल रख सकते थे, इधर भी गर्ल रख सकते थे, मतलब कितना हो गया? 4। आपने एक देखा बच्चों कि नंबर ऑफ बॉयज जितने हैं तो उससे हमेशा एक ज्यादा होगा आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करने के जगह गर्ल्स के लिए। तो यहां पे सोचो बच्चों, आपके पास टोटल बॉयज कितने? 12 है। तो अगर 12 बॉयज को रखेंगे तो गर्ल्स को जगह कितने मिल सकते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ टुगेदर नहीं रहे? तो कितने होंगे? 13 होंगे। वेरी गुड। तो क्या आंसर 13p 13 होगा? बिल्कुल नहीं। 13 जगह आपके पास है, बट गर्ल्स को अरेंज करने के लिए सिर्फ 6 गर्ल्स हैं। तो सोचो बच्चों कितना हो जाएगा? एब्सोल्युटली आई कैन से देयर आर 13 प्लेसेस वेयर द गर्ल्स कुड बी अरेंज्ड सो दैट दे आर नेवर टुगेदर। बट 13 प्लेसेस तो है, बट हमें कितने अरेंज करने? 6 गर्ल्स को। तो क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर द गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 13p 6 वेज। 13 जगहों में से 6 जगह कोई भी ले लेना, 13p 6 वे हो गया। वेरी सिंपल, ग्रेट। तो यहां पे 13p 6 को कैसे सॉल्व करेंगे? इट्स 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 माइनस 6 द होल फैक्टोरियल। ये तो फॉर्मूला है। तो यहां पे 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप कर सकते हैं। तो यहां पे क्या मिलेगा बच्चा? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट आई गेट इज 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल। समझ में आ गया बच्चा? मैंने यहां पे क्या कर दिया, सारे चीजें, जैसे टीचर का जो 6 था वो 6 फैक्टोरियल हो गया, 12 बॉयज जो थे वो 12 फैक्टोरियल हो गए, एंड ये जो गर्ल्स अरेंज किया है वो 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल को वैसे ही रखा, 12 फैक्टोरियल को भी एक्चुअली मैंने वैसे ही रखा, मल्टीप्लाइड बाय 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैंने 7 फैक्टोरियल को लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों लिखा होगा? ताकि मैं कैंसिल कर सकूं। अब कैंसिल करने के बाद बचता क्या है? 12 फैक्टोरियल बचता है, मल्टीप्लाइड बाय 13 फैक्टोरियल बचता है, अपॉन 7 बचता है। अब यहां पे देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इफ यू रियली थिंक बच्चों यहां पे कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या? तो सबसे पहली बात तो कैंसलेशन तो कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज 7 बचा है वहां पे, तो 7 का कुछ कर नहीं सकते। फैक्टोरियल होता तो एक बार सोच भी लेते ना। यू माइट बी थिंकिंग ना, चलो 12 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, फिर 13 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। गलती से भी ये मत करना। आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर यहां तक ही दिया है। अगर आप सोच में पढ़ रहे होंगे कि यहां तक दिया, हमें कैसे पता चलेगा? बट बहुत सिंपल है। 12 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते बैठोगे, एंड वो कर भी लिया तो भी उसके बाद 13 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करोगे, उतना करके डिवाइडेड बाय 7। डू यू रियली थिंक बच्चा दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज सो इजी टू डू? नॉट एट ऑल। आप कैलकुलेटर से कभी ट्राई करके देखना बच्चा, ये तो क्रोर से भी ज्यादा आगे जाता है नंबर, ऑब्वियस है। तो इतना बड़ा नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते बैठोगे एग्जाम में, वैसे भी टाइम नहीं है उतना। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर बिकॉज यू कांट सिंप्लीफाई दिस फर्दर। आप इतना ही लिखोगे एंड आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ बच्चा दिस क्वेश्चन इज बीइंग डन। इनफैक्ट एक्सरसाइज 3.3 में ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन ही थोड़ा डेंजरस था, बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है। बिलीव मी बच्चा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। यहां पे क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट द लेटर ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज
अरेंज्ड एज, सबसे पहला सब क्वेश्चन नंबर 1, y एंड t आर ऑलवेज टुगेदर। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा है, लेक्चर नंबर 5 जिसकी बात कर रहा हूं मैं, जो परम्यूटेशंस का पहला लेक्चर था, आपको पता चल ही चुका रहेगा बच्चा इसमें करने का क्या। देखो y एंड t आर ऑलवेज टुगेदर, तो मैं आपको इसको बॉक्स के हिसाब से बताता हूं। y एंड t हमेशा ऑलवेज टुगेदर रहेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं लेट अस कंसीडर y एंड t टू बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो हमेशा एक साथ रहेंगे, गठबंधन करके रखे, तो yt को मैं हमेशा एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानता हूं। तो एक बॉक्स ऐसा आएगा, फिर बाकी सारे बॉक्सेस भी उसके साथ फॉलो हो जाएंगे, जिसमें पहला वाला बॉक्स को मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करके yt करके लिखा, एंड बाकी के सारे अलग अलग हो जाएंगे। मतलब कौन सा h होगा, फिर I होगा, फिर S होगा, T नहीं आएगा बिकॉज T ऑलरेडी ले लिया, O आएगा एंड R आ जाएगा बिकॉज Y भी नहीं आएगा। तो बच्चों कहने को तो हिस्ट्री में कितने लेटर्स होते हैं, 1 2 HISTORY, वैसे तो 7 होते हैं, बट हमने Y एंड T को ऑलवेज टुगेदर लिया, इसलिए हमारे पास अभी टोटल ऑब्जेक्ट्स कितना हो जाएंगे, टोटल लेटर्स कितना हो जाएंगे, 7 नहीं होगा 6 हो जाएगा। चेक करो ना, बॉक्सेस काउंट करो, 6 है। तो ये 6 को अलग अलग अरेंजमेंट किया जा सकता है 6p6 वेज में, बराबर है। तो 6 ऑब्जेक्ट्स कुड बी अरेंज्ड इन 6p6 वेज, जिसको हम 6 फैक्टोरियल वेज करके बोल सकते हैं। बट यहां पे एक बात भूलना मत, y एंड t आर टुगेदर का मतलब ये नहीं है कि y ही हमेशा पहले आएगा, y एंड t टुगेदर बोला है, तो इसका मतलब है बच्चा कि आप देख सकते हो y एंड t ऑलवेज टुगेदर का मतलब है y पहले भी आ सकता है, t बाद में आ सकता है, या फिर t पहले आ सकता है, y बाद में, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो दे कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स ऑलवेज, वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं, यस और नो बच्चा। तो उनका अरेंजमेंट कितना वेज में होगा, y एंड t कुड बी अरेंज्ड इन 2p2 वेज, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया बच्चों, कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, एब्सोल्युटली। अब आप लोगों को लिखना क्या है बच्चा, 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा यहाँ पे 2p2 का, एंड बाद में लिख सकते देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एज सिंपल एज दैट। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो ट्राई करके देखना, आपको 1440 वेज करके मिलेगा, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व द सब क्वेश्चन नंबर 1। सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारे सब क्वेश्चन है। y इज नेक्स्ट टू t। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, एक्चुअली पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इजी है, बट बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन, लेट्स सी। देखो बच्चों, लेट अस कंसीडर y एंड t एज वन सिंगल ऑब्जेक्ट। क्यों बच्चों, इन्होंने बोला है कि y इज नेक्स्ट टू t। नेक्स्ट टू t मतलब जहां जहां t जाएगा वहां वहां y आ जाएगा। मतलब फिर से मैं बोल सकता हूं ये दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन ही कर रहे हैं। आप बोलोगे कि सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन, बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो फिर से मैंने वही सारे बॉक्सेस बना दिए, एंड उन्होंने बोला है y इज नेक्स्ट टू t। नेक्स्ट टू t मतलब t के बाद में y आ जाएगा। तो यहां पे मैंने ty लिखा, फिर मैंने HISOR ये सारे चीजें लिख ली। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे फिर से, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, इसलिए उसका 6p6 वेज हो जाएगा, जो 6 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। बट जरा सोचो बच्चों, पिछले वाले में एक और कंडीशन था कि यहां पे हम 6p6 वेज में अरेंजमेंट तो कर सकते थे इन 6 ऑब्जेक्ट्स को, बट उसके बाद हमने ये भी देखा था कि y और t में कोई स्पेसिफिक से नहीं दिया था कि y पहले आएगा या t बाद में आएगा, तो उनमें भी अरेंजमेंट हो रहा था, y एंड t में भी अरेंजमेंट किया जा सकता था 2 फैक्टोरियल वेज में। यहां पे उन्होंने बोला है कि कंडीशन है कि y इज नेक्स्ट टू t, इसका मतलब है t के बाद में ही y आएगा, y पहले नहीं आ सकता। तो ty ही होगा, जहां पे जाएगा तो ty करके जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि yt बनेगा। तो मतलब इन दोनों में अरेंजमेंट होना पॉसिबल है क्या, नहीं। उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है हमारे ऊपर, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, बोला है कि y t के बाद में ही रहेगा। तो देयर इज नो सच थिंग दैट आई नीड टू डू 2 फैक्टोरियल वाला पार्ट ही नहीं आएगा। तो डायरेक्टली आंसर मिल गया बच्चा, 6 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर, 6 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720 वेज। तो आप देख सकते हैं ये पिछले वाले क्वेश्चन से कंप्लीटली मैच करता था, बट वहां पे 2 फैक्टोरियल वेज और भी कर सकते थे, बिकॉज y एंड t भी अपना जगह बदल सकते थे, यहां पे नहीं बदल सकते। दैट्स द रिस्ट्रेंट, दैट्स एक्चुअली वी कुड कॉल इट एज अ, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था उन्होंने, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन नंबर सी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। मेरे को ये बहुत पसंद है, सीरियसली स्पीकिंग आई लिटरली लाइक दिस, एंड आपको भी बहुत पसंद आता होगा कि रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जो करना है करो, मर्जी आए करो। अब सबको पता है हिस्ट्री में 7 लेटर होते हैं, अभी मैं किसको कोलैब तो नहीं करने वाला, क्लब तो नहीं करने वाला, मेरे पास 7 है।
तो हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा चाहे वैसे घूमो झूमो, जो करना है करो। तो वी कैन से बच्चा यहाँ पे देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड हिस्ट्री एंड देयर इज नो सच थिंग एज, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो 7 वेज में हम लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, विच गिव्स मी 7 फैक्टोरियल वेज। एंड ऑब्वियसली एवरीवन नो 7 फैक्टोरियल वेज कुड बी इजीली फाउंड आउट। बच्चा 7 into 6 into 5 से लेकर 1 तक करो, आपको यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, 5040 वेज। काम खत्म हो गया। कितना इजी है ना। सब क्वेश्चन नंबर डी के पास जाते हैं। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था। बिगिंस एंड एंड विथ वावल। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि बिगिंस एंड एंड विथ वावल के लिए है ना बच्चा, मतलब स्टार्ट भी वावल से होना चाहिए एंड एंड भी वावल से होना चाहिए। इन्होंने हमें जो क्वेश्चन देके रखा है, हिस्ट्री करके वर्ड लिखा है ना, अच्छा काम करके दिया उन्होंने। क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चों, हिस्ट्री है वर्ड में सिर्फ 2 ही वावल्स है, एक है आई, एक है ओ। तो बिगिनिंग में एक रख सकते हैं, एंड में एक रख सकते हैं, इजी हो गया। कभी कभी क्या होता है मालूम है बच्चों, कभी कभी ऐसे भी चीजें हो जाती है जहां पे डिफिकल्टीज बढ़ता है। इसका मतलब ये बोलना चाहता हूं कि कभी कभी 3-4 वावल्स देते हैं एंड बिगिन एंड एंड में रखने का, अरे बट 4 वावल्स है, 2 ही रखना है, तो बच्चों को कंफ्यूज होता है। यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन ईजी है कि आपके पास है भी 2 वावल्स एंड वो दोनों को भी इधर रखने हैं। बट हाँ, उधर भी केसेस आने वाले हैं, बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बॉक्सेस बना दिए, सॉरी। तो यहाँ पे बॉक्सेस में उन्होंने क्या बोला है कि स्टार्ट भी वाउल से होना चाहिए एंड एंड भी वाउल से होना चाहिए। तो स्टार्ट मैंने मान के चलो आई से किया एंड एंड मान के चलो बच्चों ओ से किया। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, एंड भी हो गया। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड सो फार। एंड बीच में सारा माल मसाला कचरा आ जाएगा, मतलब कौन सा जो बचा है, एच है, एस है, टी है, ओ है, आर है एंड ऑल दिस थिंग्स। सॉरी आर नहीं, हाँ आर मैंने लिया, टी है, आर है, वाई है, ओ नहीं है, सॉरी ओ तो लास्ट में गया। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले वाउल्स को मारो गोली। आपको नहीं लगता बच्चा मिडल में जो है वो कॉन्सोनेंट्स है एंड वो कॉन्सोनेंट्स अपने जगह बदल सकते हैं, बिकॉज वाउल्स ने बोला है कि हमने अपना जगह बना के रखा है, सिक्का जमा के रखा है एकदम कॉर्नर में। मिडल वाले आपको जो घूमना है इधर उधर आप घूमो। तो कितने लोग हैं वहां पे? 4 लोग हैं। तो क्या मैं बोल सकता था कॉन्सोनेंट्स जो कि 4 नहीं सॉरी 5 है ना, हाँ 5 है, SHTRY 5 है। तो वो 5 लेटर्स जो है वो 5 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल वेज में घूम सकते हैं। हमें लगता होगा चलो ये लोग घूम गए, आंसर मिला, नहीं, इतना तो घूम सकते हैं, बट वाउल्स जो है बच्चों वो भी एक दूसरे का जगह ले सकते हैं, बराबर ना। कि ऐसा थोड़ी ना है कि आई हमेशा स्टार्टिंग में ही होगा, ओ बाद में होगा, ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाला है क्या? नहीं, उन्होंने बोला वाउल्स होना चाहिए। तो आई के जगह पे ओ जा सकता है, ओ के जगह पे आई जा सकता है। सो उनका भी एक वे है दोनों का अरेंजमेंट करने का। तो मैं लिख सकता था 2 वाउल्स कुड बी अरेंज्ड इन 2P2 वेज, मतलब 2 फैक्टोरियल वेज, है कि नहीं? ऑब्वियस है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 वेज है, ऑब्वियस है। पहला आई दूसरा ओ, ये एक वे हो सकता है, पहला ओ बाद में आए, दूसरा भी हो सकता है, बराबर तो जा रहे। तो यहां बच्चा फाइनल आंसर क्या मिलेगा? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कुड बी मेड इज 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। थोड़ा सॉल्व कर लेना, सिंपल है, आपको मिलेगा 240 वेज, है कि नहीं? अभी तक तो हम डी तक पहुंच गए हैं, इसमें 6 सब क्वेश्चन से एफ तक है। तो अभी हम सब क्वेश्चन नंबर ई में जाते हैं। ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है, बहुत इजी रेस्ट्रिक्शन डाला है हम पे। उन्होंने बोला है कि हमारा जो भी हिस्ट्री में जो भी आप अरेंजमेंट करोगे, अंत हमेशा ST होने वाला है। ST, ऐसा भी नहीं कि SNT, T एंड S, ऐसा नहीं, ST मतलब ST ही। तो उल्टा ज्यादा इजी हो गया, इसमें बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। बच्चों आप सोच सकते हो कि हिस्ट्री में से ST हमेशा लास्ट में होगा, तो उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, ST। तो हमें ST का टेंशन ही नहीं है। बचा कौन कौन? H, I, O, R, Y, 5। तो पांचों को कैसे भी अरेंज करो, करना है करो। ST बोल रहा है हम तो हटेंगे नहीं, तो उसका टेंशन नहीं है। तो ये 5 अल्फाबेट्स ही एक दूसरे के साथ अरेंज करेंगे। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। देयर आर 5 लेटर्स दैट कैन बी अरेंज्ड, द 5 लेटर्स कुड बी अरेंज्ड इन 5P5 वेज, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज S एंड T में एक दूसरे में अरेंजमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने बोला है कि ST से ही एंड होना चाहिए, ऐसा TS नहीं होगा, ST ही। तो दैट विल रिमेन द सेम। हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 5 फैक्टोरियल, दैट एक्चुअली इक्वल्स टू 120 वेज, एंड दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। 120 होता है ना, 5 4 20, 23 60, 62 120, हाँ बराबर है। 5 फैक्टोरियल इज 120 वेज, एब्सोल्युटली। चलो यहाँ पे हो गया सब। क्वेश्चन नंबर F में जाते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बिगिन विथ S एंड एंड विथ T।
ये भी इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन डाला है, ये भी बहुत सिंपल है बच्चों कि आप लोग का है ना स्टार्ट एस से होना चाहिए एंड एंड टी होना चाहिए, इधर भी एस एंड टी में कोई बदली नहीं करना है। तो डोंट यू थिंक बहुत इजी है। एस से स्टार्ट होगा तो उसका टेंशन गया, उसका अरेंजमेंट एक ही है, टी का एक ही अरेंजमेंट है, बचे हुए मिडल वाले उनको ही अरेंज करना पड़ेगा। कितने बचेंगे? 7 लेटर्स में से एस एंड टी ऑलरेडी जगह बना चुके हैं, तो मिडल में कितने हैं? 5। तो यहाँ पे देयर आर 5 लेटर्स दैट कैन बी अरेंज। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम, तो 5 लेटर्स कुड बी अरेंज्ड इन 5p5 वेज। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, जिसका आंसर फिर से आपको 120 वेज देगा। एंड दिस इज कंप्लीटली एकदम सोल्यूशन आपका ई वाले के साथ मैच कर रहा था, एज सिंपल ऐसा। इस हिसाब से बच्चों आप लोगों ने सब क्वेश्चन नंबर 8 को भी खत्म कर दिया। चलो जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। आई होप बच्चों आप लोगों को सब कुछ इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 तक जाना है हमें बच्चों। यहाँ पे हम अब तक क्वेश्चन नंबर 9 में है, बट ऑल द क्वेश्चंस आर सो इजी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, find the number of arrangements of the letters in the word Solapur so that the consonants and vowels are placed alternatively। Alternatively का मतलब यह है कि एक consonant आ गया तो दूसरा vowel आएगा, उसके बाद consonant आएगा तो फिर से vowel आएगा, फिर से consonant vowel, ऐसा इसको alternate ways बोलते हैं। अब एक्चुअल में सच बोलो ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे तो दो केसेस आएगा ना सर। दो केसेस मतलब क्या? ध्यान से सुनना बच्चों। केसेस मतलब केस नंबर 1 सर ऑल्टरनेट बोला है ना, ऐसा थोड़ी ना बोला है कि पहले ही कॉन्सोनेंट आएगा या पहले वाउल। ऑल्टरनेट है ना, 2 केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 हम पहले कॉन्सोनेंट को रखेंगे, फिर वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, ये केस नंबर 1 हो सकता है। केस नंबर 2 ऐसा भी हो सकता है कि हम पहला वाउल को रखेंगे, फिर वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, ये भी तो हो सकता है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे दोनों केसेस नहीं आने वाले, जरा दिमाग लगाओ। क्यों? कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आते हैं जो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, इस क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? सोचो बच्चों, यहां पे है ना कंसीडर करते हैं कि आप वाउल्स को पहले ले रहे हो, तो कौन सा भी एक वाउल ले लो ना। कौन सा? ओ। ओके, ओ लेने के बाद आएगा एस, कॉन्सोनेंट है। फिर आप कौन सा लोगे वाउल? ए। चलो ए ले लिया, उसके बाद एल आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। फिर आप कौन सा लोगे? यू, जो कि वाउल है। फिर कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा? पी। एंड बचता कौन है? फिर से कॉन्सोनेंट। एंड कॉन्सोनेंट एक साथ आ ही नहीं सकता, उन्होंने बोला है कि ऑल्टरनेट, इसीलिए यहां पे एक केस अपने आप गायब हो गया। अदरवाइज दो केसेस होते कि व्हाट इफ यू टेक कॉन्सोनेंट फर्स्ट ऑल्टरनेट वे, व्हाट इफ यू टेक वाउल्स फर्स्ट ऑल्टरनेट वे। ऐसा 2 केसेस होने चाहिए एंड फिर उन दोनों को ऐड करना है। यहां पे नहीं हो रहा है बिकॉज कॉन्सोनेंट्स पहले वाउल्स को पहले लेकर यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास एक ही केस बचता है कि हम कॉन्सोनेंट को ही पहले ले, तो हम लोग वही करने वाले हैं बच्चा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एंड बहुत सिंपल है, मैंने सोलापुर को सोलापुर ही रख दिया बिकॉज आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल अमॉन्ग्स्ट ऑल। कि देखो पहला कॉन्सोनेंट, फिर वाउल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वाउल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वाउल, फिर कॉन्सोनेंट, हो गया ना, परफेक्ट है। सोलापुर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल्टरनेट कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली रखना है, मतलब मैं कॉन्सोनेंट्स को अपना जगह बदलने को बोल सकता हूं एंड मैं वाउल्स को अपना जगह बदलने को बोल सकता हूं। कॉन्सोनेंट्स मेरे पास 4 है, तो उनको अरेंज करने के भी 4 मतलब 4p4 वेज होंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल। एंड वाउल्स जो है बच्चा वो उधर ही रहेंगे ना अपने जगह पे, तो वो ओ ए यू मतलब 3 वाउल्स है बच्चा, उनको भी अरेंज करने के 3 वेज है, मतलब 3 वेज मतलब 3p3 वेज है, जो कि 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब आप लोग को पता चल चुका है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। इट विल बिकम 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, जो कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, जो कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सब कुछ करके देखो आपको मिलेगा 144 वेज। क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया। क्वेश्चन ईजी था, बट आप लोग को दिमाग लगाना था कि यहां पे क्यों 2 केसेस नहीं बन रहे थे। बिकॉज एक केस अपने आप गायब हो रहा था, बिकॉज अगर मैं वाउल से स्टार्ट करता तो वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ऐसा हो जाता है। एंड कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए, बिकॉज उन्होंने खुद ऑल्टरनेटिवली बोला है। तो सर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आया तो करे क्या, डर लग रहा है सर, क्या करना है? डोंट वरी, आज का शायद लास्ट क्वेश्चन ऐसा एक है जहां पे 2 केसेस आने वाले हैं। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, कीप योर काम, आराम से समझेगा। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 के पास जाते हैं बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 1 2 4 5 6 8 इफ सबसे पहला यहाँ पे डिजिट है बच्चा, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को सिखाया था बच्चा, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। आपको यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बच्चा एंड r का वैल्यू कितना है। पहली बात n मतलब टोटल नंबर, यहाँ पे डिजिट्स कितने, तो 1 2 4 5 6 8 6 डिजिट्स है, तो मैंने लिखा n इज इक्वल टू 6 है। एंड आपको कितने डिजिट्स लेने हैं
तो 4 डिजिट नंबर है, मतलब r का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि व्हेनेवर परम्यूटेशन करना है, अरेंजमेंट करना है एंड मेरे पास रिपीटिशन अलाउड है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि इट वाज n टू द पावर r। याद है बच्चों आप लोग को? तो द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that could be formed when repetition is allowed is NPR नहीं लिखते हैं, n to the power r लिखते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ये रिपीटिशन के टाइम होता है। तो n to the power r मतलब n तो आपका 6 है, to the power 4 होगा। ट्राई करो बच्चों, छोड़ मत देना। 6 to the power 4 निकालना इतना मुश्किल नहीं है। 6 into 6 36 का स्क्वायर ही तो करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर मिलता है बच्चों 1296 वेज। वेरी सिंपल हो गया आपका पहला वाला सब क्वेश्चन। कितना इजी था। सब क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अरे बाबा, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड का भी क्वेश्चन फॉर्मूला हमने पढ़ा है, NPR, जहां पे n का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है। तो हमारे पास कितने n है बच्चों? यहाँ पे 6 है, r कितने है? 4 है। तो हम नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कुड बी फाउंड व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब अलाउ नहीं किया जाता, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? NPR। n का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो हमने पहला फॉर्मूला लिख लिया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r द होल फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 द होल फैक्टोरियल, जो कि आपको देगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कैंसिल कर देना, आपको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 करना है। बराबर, चलो मैंने वो भी कर दिया यहाँ पे। हाँ, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 करके देखो, आपको आंसर मिलना चाहिए 360 वेज। इस हिसाब से आप 364 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं इन डिजिट से, when digits cannot be repeated। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया बच्चों। सिंपल था। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 10 एज वेल। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 लिया है। अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्यों, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ पे गया? जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, एंड मैं आप लोग को एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना बच्चों, वो परम्यूटेशन के फॉर्मूला से यूज करने से अच्छा है, बेस्ट है। वहां पे वो लोग तो कभी मेंशन नहीं करेंगे कि आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला ही यूज करना एंड ऑल दिस थिंग्स। आप उस क्वेश्चन को अगर देखोगे ना तो आपको चुटकी भर में पता चलेगा। वो तो ज्यादा इजी है बाय डूइंग इट विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वहां पे यूज करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट 11th क्वेश्चन इतना इजी है कि आप खुद कर लोगे, बहुत ही इजी है। आप ट्राई करके देखना, मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में दैट यू हैव गॉट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करना, कोई परम्यूटेशंस का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। यू स्टिल आर गोइंग टू गेट द आंसर परफेक्टली। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 6 7 8 विदाउट रिपीटिशन, हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स आर। वैसे तो ये क्वेश्चन इजी ही है, बट इसमें कुछ सब क्वेश्चन थे तो मैंने ले लिया। सब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? डिविजिबल बाय 5। अब बच्चों जरा दिमाग लगाओ, इन्होंने बोला है कि हमें 6 डिजिट नंबर्स बनाने का है एंड हमारे पास डिजिट्स भी 6 देके रखा है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। 6 डिजिट्स हैं, बट यहाँ पे वैसे तो 6 पे 6 वेज कर सकते थे हम लोग, बट उन्होंने बोला है कि सबसे पहले, पहला उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिशन। एक्चुअली तो सब क्वेश्चन नंबर 1 पहला सॉल्व नहीं करना है, उसके पहले कुछ और भी सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कुड बी फाउंड विदाउट रिपीटिशन। तो हम बोल सकते हैं बच्चे n का वैल्यू भी 6 है, r का वैल्यू भी 6 है, तो हम लोग यहाँ पे कितने नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं? रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा तो NPR का फॉर्मूला आ जाएगा, जहां मैंने 6 पे 6 कर दिया। 6 पे 6 का वैल्यू होता है बच्चों, फॉर्मूला में डालने की भी जरूरत नहीं, 6 फैक्टोरियल होने वाला है। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, तो यू विल गेट द आंसर है 720 वेज। बट ये हो गया मेरा पहला आंसर कि हाउ मेनी, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। मैं 720 नंबर्स बना सकता हूं बच्चों, 6 डिजिट नंबर्स इन नंबर से। कैन यू बिलीव 720 बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया। सब क्वेश्चन नंबर 1 के पास जाओ, डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबल बाय 5 वाला बच्चा हम लोग देख सकते हैं, फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5 या तो उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 कहीं पे भी डिजिट में दिख रहा है क्या? नहीं, तो हमारा काम इजी हो गया। तो हम बोल सकते हैं फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5 द लास्ट डिजिट मस्ट बी 5 इन अवर केस। बराबर है ना? इसका ये मतलब है कि बच्चा लास्ट जो नंबर होगा वो हमेशा 5 होगा, तो उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टू बी मेड इज ओनली 1, तो उसको भूल जाओ। तो अभी सोचो बच्चों, 5 तो हमेशा लास्ट में ही रहेगा, उसको तो लास्ट में ही रहना है। तो हमारे पास अभी कितने डिजिट्स बचे? एंड रिपीट नहीं करना है बोला ना, तो हमारे पास 5 डिजिट बचे एंड उन्हीं 5 में पांचों का अरेंजमेंट करना है। मतलब क्या बोल सकता है, रिमेनिंग 5 डिजिट्स कुड बी अरेंज्ड इन 5p5s, क्योंकि रिपीट नहीं करना है तो 5 बचे एंड पांचों को
5p5 वेज में अरेंज करना है, तो इसका आंसर मिलेगा 5 फैक्टोरियल वेज। तो भूलना मत बता, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल मिला तो आंसर 5 into 4 into 3 into 2 into 1 है, मतलब 120 वेज हो जाएगा, काम खत्म हो गया। तो मतलब हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय, टोटल नंबर कितने बना सकते थे 720। सोचो 720 नंबर्स बना सकते हैं, पूरा स्टॉक है आपके पास 720, एंड उसमें से कितने नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 में आते हैं, तो 120। अब देखो इधर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, शॉर्टकट करना सीखो कि सब क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है कि देन हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5। बच्चे यहां पे क्या करते हैं मालूम है, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, मत करो। हमने क्या सीखा बच्चों अभी अभी, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स कुड बी फॉर्म्ड, 720। उसमें से कितने नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, 120। तो क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 5, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना भाई, मतलब कितने बचे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली बाकी सारे नंबर्स 5 के टेबल में नहीं आते होंगे। मतलब लिख सकता है बच्चा यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर बी, 6 डिजिट नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5 विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज दैट इज 720 माइनस कितने डिविजिबल बाय 5 के साथ थे दैट इज 120। इन दोनों को क्या माइनस कर लिया, मेरे को बाकी बचे हुए नंबर्स मिल गए, तो ऑब्वियस है कि वो सारे नंबर्स 5 के टेबल में नहीं होंगे, डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे। द आंसर इज 600। 2 लाइन में हो गया, उसके लिए आप खाली फुकट का दिमाग, पेन सब कुछ खर्चा करोगे, डोंट डू दैट पार्ट। ओके, तो सब क्वेश्चन नंबर 12 भी समझा होगा। लेट्स गो फॉर सब क्वेश्चन नंबर 13। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ एंड क्लियर, सभी लोगों को सब कुछ समझ रहा है। कभी कभी कुछ चीजें, कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम वीडियो देखेंगे तो कंफ्यूज होता है, तो आई एम नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एनीवन टू वॉच द वीडियो एंटायरली। आप जब भी चाहे ब्रेक ले सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जब मन करे आपको फिर से रिज्यूम करना है तो कर सकते हैं। मेक श्योर यू डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ बाय रीडिंग एवरीथिंग, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। ओके फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। ये एक मस्त है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ कोड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स फॉलोड बाय 2 नॉन-जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट एंड विद एन इवन डिजिट। दो क्वेश्चन पूछा है, हम एक एक करके सवाल को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों कहानी बताता हूं। कहानी क्या, एक कोड वर्ड बनाने का है। वो कोड वर्ड में ना बच्चा शुरुआत के कितने, हमें यहाँ पे 4 अल्फा न्यूमेरिकल कोड वर्ड है, उसमें शुरुआत के 2 इंग्लिश लेटर है। एंड हाँ, मजे की बात यह है कि कोई भी इंग्लिश लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब अगर पहला लेटर ए रहेगा तो दूसरा ए नहीं होगा। उन्होंने लिखा है ना 2 डिफरेंट इंग्लिश लेटर्स। मजे की बात है कि आपका 2 इंग्लिश लेटर होने के बाद आपके फॉलोड बाय 2 नंबर्स। ऐसा नहीं कि नंबर पहले आएगा, नहीं, पहला अल्फाबेट आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट, फिर नंबर। एंड नंबर भी वहां पे लिखा है कि नॉन जीरो होना चाहिए। चलो एक बात हो गया, जीरो नहीं होगा उसमें। एंड उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट होगा। फिर से डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट ही होता है। ये वर्ड्स ऐसा देकर वो लोग डराते हैं आपको, तो डिफरेंट मतलब अगर पहला डिजिट, मतलब यहाँ पे जो 3rd है हम लोग का, वो 1 रहेगा तो फिर से 1 नहीं आ सकता। 1 हो गया तो बाकी के बचे हुए। ओके, तो कहानी समझी। तो ऐसे फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है कि कितने कोड वर्ड्स ऐसे में बना सकता हूं। सिंपल है। सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि आपको 2 इंग्लिश अल्फाबेट्स उठाने एंड 2 नंबर्स उठाने। तो पहला अल्फाबेट्स के ऊपर फोकस करो ना। आपके पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। आपको कितने उठाने, 2, वो भी 2 अलग अलग है, रिपीट नहीं करना है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। तो हम बोल सकते हैं 2 डिफरेंट लेटर्स कुड बी अरेंज्ड इन 26p2 वेज। 26 लेटर्स में से 2 उठाने 26p2 वे। मतलब कितना हो जाएगा, चलो उसका मैंने मतलब अभी बताया नहीं है, 26p2 वेज ही बताया। एक्चुअली आप फॉर्मूला में करके सॉल्व भी कर सकते थे, मैंने बाद में किया होगा, शायद से कर सकते बाद में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहां पे उन्होंने बोला है कि आपको नॉन जीरो डिजिट लेना है। आपके पास टोटल डिजिट्स 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 अगर काउंट करोगे तो 10 होते हैं, बट 0 लेना नहीं है। तो आपके पास कितने बचे, एब्सोल्युटली आपके पास बचते हैं 9। एंड 9 में से 2 उठाने, कोई भी डिस्टिंक्ट। तो हम बोल सकते हैं द 2 नॉन-जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स कुड बी अरेंज्ड इन 9p2 वेज। 9 डिजिट्स में से कोई भी 2, काम खत्म। आप लिख सकते हैं बच्चा देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, द कोड वर्ड्स दैट कुड बी मेड इज 26p2 मल्टीप्लाइड बाय 9p2, काम खत्म। 26p2 मतलब 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 26 माइनस 2 द होल फैक्टोरियल, फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 द होल फैक्टोरियल। वेरी सिंपल। 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 26 माइनस 2 द होल फैक्टोरियल में आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चों। 26 माइनस 2 24 होता है, तो 24 फैक्टोरियल ऊपर के 24 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ बचता है 26 इंटू 25।
बस। तो 26 इंटू मैंने यहाँ पे किया है क्या, चलो इतना तक तो आप लोग को करके दिया है, इनफैक्ट करना भी नहीं चाहिए था। तो 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, तो 26 इंटू 25 बचेगा सिर्फ, मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 8 बचेगा। इतना थोड़ा करना पड़ेगा आप लोग को, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, भारी भरकम है, बट आप लोग करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 46,800 कोड वर्ड्स बना सकते हैं सीरियसली। तो आप अल्फाबेट्स लोगे एंड आप नंबर्स लोगे नॉन जीरो डिस्टिंक्ट, आपको 46,800 कॉम्बिनेशंस बना के मिल सकता है, राइट। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन खत्म इसलिए नहीं हुआ बिकॉज फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स तो हो गया, वो तो इजी था। ये थोड़ा सा डेंजरस है, जरा ध्यान से सुनना। डेंजरस मतलब मेरी बात सुनने के बाद तो आपको इजी लगेगा, बट आप जब खुद करने जाते तो शायद डिफिकल्ट लगता। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट एंड विद एन इवन डिजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विथ एन इवन डिजिट बोलने की वजह से इन्होंने एक बात तो इजी कर दिया कि भाई अल्फाबेट में कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब अभी भी मेरे जो अल्फाबेट्स थे, मैंने वो कितना मिला था 26 P2 वो चेंज नहीं होने वाला है, वो सेम रहेगा। बट हाँ, इधर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बोला है कि हमारा है ना बच्चा एंड इवन डिजिट से ही होना चाहिए। अब पहली बात तो हमें एक नंबर लिया तो वो फिर से लेना नहीं है, बट पहला एंड। अब देखो 4 थे, यहां पे अल्फाबेट है, अल्फाबेट को भूल जाओ, नंबर है। इस नंबर में बच्चों आपको लास्ट में हमेशा इवन ही चाहिए। अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे कि टोटल इवन नंबर्स है कितने डिजिट्स में, 2, 4, 6 एंड 8। 0 तो नहीं लेना है। 2, 4, 6 एंड 8 मतलब 4 है, आपके पास 4 है एंड इसमें से आपको कितने उठाने, 2 नहीं उठाने, आपको एक ही उठाना है ना बच्चा, इवन डिजिट। देखो आपके पास यहाँ पे ये भी एक डिजिट है और ये भी एक डिजिट है, ये तो अल्फाबेट्स थे ना, इसको भूल जाओ, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है। आपको सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए इवन करके, लास्ट में इवन बनने के लिए सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए। आपके पास है 4 डिजिट्स, 4 इवन डिजिट्स में से सिर्फ एक उठाना है। इसलिए क्या मैं बोल सकता था, इवन डिजिट्स कुड बी अरेंज्ड इन 4p1 वे। 4p1 वे समझ में आ गया ना, 4 डिजिट्स में से कोई एक उठाने का है। अब इंटरेस्टिंग है बच्चों, तो मैंने एक उठा लिया, अब टोटल आपके पास डिजिट्स बचे कितने? आप बोलोगे सर 9, नो, 10 डिजिट्स तो होते हैं, नॉन जीरो होने की वजह से 9 डिजिट्स थे, उसमें मैंने एक इवन ले लिया, तो आपके पास बचे कितने? 8। एंड वो 8 डिजिट्स में से आपको कितने उठाने? 2 नहीं उठाने, बिकॉज इवन ऑलरेडी उठा लिया एक, तो 8 में से भी एक हुआ। तो यहां पे द रिमेनिंग 8 डिजिट्स कुड बी अरेंज्ड इन, उन 8 में से कोई एक ही उठाना है मुझे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड 1 इवन डिजिट फॉर माई सेल्फ, वो लास्ट वाले पार्ट में। सिंपल है, तो 4p1 वेज 4 डिजिट्स इवन डिजिट्स में से एक उठा लिया, एंड यहाँ पे 8p1 बाकी के 8 रिमेनिंग डिजिट्स में से एक उठा लिया। सिंपल है। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर द नंबर ऑफ कोड वर्ड्स इज इक्वल टू 4p1 इंटू 8p1 नहीं है बच्चा, 26p2 को भूलना मत। मैंने यहाँ पे भले ही लिखा नहीं होगा बिकॉज वो पिछले वाले से कंटिन्यूएशन है। 26p2 मतलब अल्फाबेट्स भी तो बाकी थे, अभी भी कैरेक्टर्स थे ना, मल्टीप्लाइड बाय 4p1 मल्टीप्लाइड बाय 8p1। इसको सॉल्व करो बच्चों, बड़ा सिंपल है, 26 इंटू 25 हो जाएगा 26p2 का, वो तो आपको पता है। 4p1 मतलब सॉल्व करो बच्चों, 4 फैक्टोरियल हो जाता है, 4 फैक्टोरियल ही हो जाता है ना, नहीं 4 फैक्टोरियल नहीं हो जाता, 4 हो जाता है। देखो ना, 4p1 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 द होल फैक्टर, मतलब 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल होकर 4 देगा, सिर्फ 4 बचेगा। एंड 8p1 को भी हम 8 लिख सकते हैं। ओके, तो ये इतना हो गया फॉर्मूला के हिसाब से। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पिछले वाले से थोड़ा कम ही मिलेगा। 20,800 पॉसिबिलिटीज है बच्चों, जहां पे हमारा लास्ट में एक इवन डिजिट आएगा। वेरी सिंपल। आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 होने के बाद लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ऑलमोस्ट खत्म होने आया है बच्चों अभी, क्योंकि 14, 15 एंड 17 है। 16 वाला पार्ट में आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुद कर लेना। कुछ चीजें तो खुद से करो यार। चलो यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस इफ एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन अ पोस्ट बॉक्स। क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है, एंड सोल्यूशन इतना सा है। क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। इनफैक्ट मैं भी 2 बार पढ़ा था इस क्वेश्चन को, तभी जाकर समझा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स। पहली बात तो 5 लेटर्स मतलब हम लोग का वो अल्फाबेट वाला लेटर्स अभी भी हमारे मन में घूम रहा है, लेटर्स ABCD। ये लेटर नहीं है, ये लेटर लिफाफा वाला पता है बच्चों, पोस्ट बॉक्स में डालने वाला लेटर, वो लेटर की बात हो रही है, मेल। Find the number of ways in which 5 letters can be posted in 3 post boxes if any number of letters can be posted in a post box। कितना भी डाल सकते हैं,
देखो ना बच्चों, ये क्वेश्चन इतना इजी था ना कि दिमाग खराब कर दिया, इतना अलग अलग वे में डाल के। उन्होंने बोला है कि आपके पास 5 लेटर है एंड आपके पास 3 पोस्ट बॉक्सेस है, बराबर है। अब बच्चों मुझे बताओ, आप अगर पहला लेटर लोगे, पहला लेटर, एक लेटर, 5 लेटर है ना, उसमें से एक लेटर उठाओ, तो कितने पॉसिबिलिटी है बच्चों, कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, कितने पोस्ट बॉक्सेस में डाल सकते हैं? 3 पॉसिबिलिटी है। पोस्ट बॉक्स नंबर 1 में डाल सकता था मैं उस लेटर को, पोस्ट बॉक्स नंबर 2 में डाल सकता था, पोस्ट बॉक्स नंबर 3 में डाल सकता था। मतलब एक लेटर के 3 पॉसिबिलिटीज है पोस्ट बॉक्सेस में डालने का। तो मेरे पास तो 5 लेटर है, तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 5, काम खत्म, वेरी इजी। तो यहां पे क्या लिखा है? ईच लेटर कैन बी पोस्टेड इन 3 पॉसिबल वेज, 3 पोस्ट बॉक्सेस में डाला सकते हैं, तो 3 पॉसिबल वेज है, बराबर ना। तो देयरफॉर बच्चों 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 टू द पावर 5 वेज ही होगा ना बच्चा। हर एक का 3 है तो 5 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसका आंसर मिल जाता है 243 वेज। क्वेश्चन खत्म हो गया। आता काय म्हणायचं ह्याला? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था बच्चा, क्वेश्चन नंबर 40, 243 वेज एंड दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये क्या क्वेश्चन था, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम सो दैट अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना है एंड बिलीव मी, थोड़ा डरावना है, तो मैं थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सीरियसली समझने की कोशिश करना। ओके, थोड़ा सा डरावना है क्योंकि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ही नहीं समझता। ओके, ऑलवेज ऑकर्स एंड नेवर ऑकर्स, ऐसे 2 क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम। तो बच्चों को लगता है 11 है, उसमें से 4 लेने का है, तो 11p4 आंसर मिल गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजिंग 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम सो दैट अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। अब ये स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट क्या है? एंड दैट इज ऑलवेज ऑकरिंग। मतलब क्या? स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब है बच्चा, मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नजर रखा है। अभी इसको नहीं समझा होगा ना, आप लोग को बताता हूं बच्चों। 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एग्जांपल की तरह मान के चलते हैं कि मेरे पास 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो मेरे पास 11 डिस्टिंक्ट स्टूडेंट्स है। मेरे पास 11 स्टूडेंट्स है, हर एक का नाम है राम, रमेश, चिंटू, गोलू, मिंटू, पिंटू, गोलू, गणू, जो भी है। अब ना बच्चों 11 ऑब्जेक्ट्स में से, मतलब 11 स्टूडेंट्स में से मुझे हमेशा 4 को सिलेक्ट करना है। बट मजे की बात यह है कि उसमें स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है, तो मैं हमेशा है ना इन सारे बच्चों में से चिंटू को हमेशा उठाऊंगा, मतलब उठाऊंगा ही, क्योंकि ही इज द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, ही इज द ऑब्जेक्ट इनटू कंसिडरेशन। तो मतलब अगर मैंने कल 4 स्टूडेंट्स को उठाया, मान के चलो बच्चों वो है चिंटू, पिंटू, सोनू, मोनू, तो मैंने चिंटू को उठा लिया। फिर मैंने सोचा नहीं, 4 को नहीं, कोई 4 और लेते हैं, तो वो 4 जो मैंने लिया, तो चिंटू, पिंटू, सोनू, मोनू थे ना, अभी गणू, राहुल, सुब्बू एंड उसके बाद में चिंटू। तो आप देख सकते हैं इधर से भी मैंने जब 4 उठाए, मैं चिंटू को ले ही रहा हूं। सो इट इज लाइक बच्चा, कुछ भी 4 उठाओ, 11 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी 4 उठाऊंगा, उसमें चिंटू इज कांस्टेंट, वो होने ही वाला है। क्योंकि उन्होंने बोला कि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, जिसमें मैंने स्पेसिफाई किया जो ऑब्जेक्ट है, ही इज ऑलवेज ऑकरिंग। कंडीशन उन्होंने दिया ना बच्चा, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑकर्स। मैंने 4 उठा लिए, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट कौन था वहां पे? चिंटू, ऑलवेज ऑकरिंग। फिर मैंने कोई और 4 उठा लिए, उसमें भी चिंटू है ही, वो जो चिंटू था उसको मैंने उठाया एंड तीनों और को उठाया। सो चिंटू इज ऑलवेज गोइंग टू कम, वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट है। 4 उठाओ, एक चिंटू रहेगा, बाकी कोई 3 रहेंगे। फिर से कोई 4 उठाओ, उसमें बाकी 3 कुछ बदल गए, बट चिंटू इज स्टिल देयर। फिर मैंने बोला जाओ, और फिर से 4 उठा लिया, उसमें बाकी 3 कोई भी थे, बट चिंटू वाज स्टिल देयर, तो चिंटू इज देयर। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं अगर मैंने 11 बच्चों में से 4 उठाए एंड उसमें जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आएगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करने का, लेट मी हेल्प यू आउट। तो सबसे पहले बच्चों, तो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मेरा ध्यान आएगा। तो उसको स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, हर 4 जो उठा रहा उसमें तो वो बंदा है, तो 4 उठाने में से उस 4 में एक चिंटू, मतलब चिंटू हमेशा रहेगा ही, बराबर है। तो 4 यहां पे मैं जो बॉयज को उठाऊंगा, तो चिंटू को अरेंज करने के तरीके कितने मेरे पास? 4p1 वेज।
चिंटू इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। उसका अरेंज करने के कितने हैं? 4 में से 1, तो 4p1 मतलब यहां पे लिख सकता हूं 4 वेज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है ना बच्चा, 4 वेज ही हो जाएंगे। 4p1 को सॉल्व करो, 4 वेज हो जाएंगे। और आप देख सकते हो मैंने 4 बच्चों को उठाया, उसमें चिंटू है, तो चिंटू इधर भी रह सकता था फर्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस में भी रह सकता था, थर्ड में भी रह सकता था, फोर्थ में भी रह सकता था। तो देयर वर 4 वेज चिंटू को रखने के। सिंपल है, ये हो गया बच्चा स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। अब सोचो बच्चों, मैंने चिंटू को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, चिंटू का काम खत्म हो गया। अब मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, कितने स्टूडेंट्स थे? 11। चिंटू ऑलरेडी कंसीडर हो गया, तो कितने बच्चे बाकी है? 10। एंड 10 में से मुझे कितने उठाने हैं? 3। तो मैं बोल सकता हूं बच्चा द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 10p3 वेज। 10 में से 3, जो आंसर आप लोग को कितना देगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 द होल फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू कितना बचा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 720 वेज। एंड हाँ, 4 को भूलना मत बच्चों। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कुड बी वेड इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 720, दैट इज इक्वल टू 2880 वेज। मतलब ऐसा 2880 वेज है जहां पे मैं 4 बच्चों को जब भी उठाऊंगा उसमें चिंटू आएगा ही। चिंटू इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, ऐसे 2880 वेज है। वेरी 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 सिंपल, क्लियर है। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, उन्होंने बोला है हाउ मेनी ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है जहां पे चिंटू आएगा ही नहीं। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं आएगा, मतलब आएगा में से, टोटल में से आएगा को माइनस करो। आप ट्राई करके देख सकते हैं, हाउ मेनी टोटल पॉसिबिलिटीज निकालो एंड हाउ मेनी ऑकर्स को माइनस करो, नेवर ऑकर्स आता है कि नहीं, ट्राई करो एंड मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया था ना, वैसे टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, उसमें से चिंटू आएगा, वो कितना पॉसिबिलिटी था, उन दोनों को माइनस करोगे तो नेवर ऑकर्स वाला आ जाएगा। करके देखो, मिलेगा तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने वैसा नहीं किया है, मैं आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग कट बताया हूं, बट ये भी लॉन्ग कट नहीं है बच्चों। स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट नेवर ऑकर्स ओनली, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट आने ही नहीं वाला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मुझे भी चिंटू से गुस्सा आ गया। मतलब मैंने 4 बच्चों को उठाया, उसमें चिंटू है ही नहीं। फिर मैंने 4 बच्चों को उठाया, उसमें चिंटू है ही नहीं। फिर मैंने किसी और 4 बच्चों को उठाया, उसमें भी चिंटू नहीं है। फिर मैंने और 4 बच्चों को उठाया, उसमें चिंटू नहीं। बच्चों ये कब पॉसिबल हो सकता है? व्हेन इज दैट पॉसिबल? ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब 11 ऑब्जेक्ट्स में से मैं चिंटू को इग्नोर ही कर दूं तो। क्योंकि जब तक मैं चिंटू को इग्नोर नहीं करूंगा तो सारे पॉसिबिलिटी जब तक निकालो, कहीं ना कहीं चिंटू कभी ना कभी तो आएगा। 4 को उठा लिया, अभी नहीं चिंटू आया, बाद में उठाया, अभी चिंटू नहीं आया, बाद में उठाया, ये उठाया, कभी ना कभी तो एक पॉसिबिलिटी होगा ना जब चिंटू आएगा। बट उन्होंने बोला चिंटू आना ही नहीं चाहिए। इसका ये मतलब है कि भले ही मेरे सामने 11 स्टूडेंट्स बैठे हैं, बट उसमें से मैं चिंटू को इग्नोर ही कर रहा हूं, मैं उसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहा हूं। तो मतलब दिखने के लिए तो वैसे 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, बट मेरी नजर सिर्फ 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तक है, एंड उन 10 में से ही मैं 4 को उठा रहा हूं, चिंटू को इग्नोर कर रहा हूं। इसलिए वजह द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट नेवर ऑकर्स का 4 ऑब्जेक्ट्स नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। लिखने को तो 11 है, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं ना। चिंटू मैं तेरे को देख ही नहीं रहा, मैं तो 4 ऑब्जेक्ट्स उठा रहा हूं 10 ऑब्जेक्ट्स में से, क्योंकि अगर 11 करूंगा तो तू कभी ना कभी तो सिलेक्ट हो जाएगा, मेरे को तुम्हें सिलेक्ट करना ही नहीं है। So 4 objects need to be taken from not 11 distinct objects but from 10 distinct objects. इसका आंसर मिल गया बच्चों आप लोग को, 10p4 हो जाएगा। तो 10p4 मतलब बच्चों कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 द होल फैक्टोरियल। सो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल होगा। सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा 5040 वेज। दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इट वाज एज सिंपल एज दैट। समझ में आया बच्चों? वेरी इजी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बोला था कि आप लोग के ऊपर छोड़ा हूं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोग को सिंपल लगा नहीं है अब तक, क्योंकि आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट है, आपने नहीं किया है, तो आप प्लीज जाकर एक बार मेरे पिछले वीडियोस को जाकर देख लेना। सारे कॉन्सेप्ट मैंने जब लेक्चर नंबर 5 में सिखाया था उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यू आर गोइंग टू गेट इट वेरी इजी। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि क्वेश्चन नंबर 16 इज समथिंग जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ वैसा ही थोड़ा बहुत मैच करता है। ये समझेगा तो वो भी जरूर समझेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू सिट इन अ रो। 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को रो में बैठना है। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ? कंडीशन तो आने वाला है। सबसे पहले देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। वाओ, मजा आ गया। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बॉयज ही एक साथ बैठेंगे, गर्ल्स एक साथ बैठेंगे, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको पता है सबको, हाउ मेनी 3 बॉयज 3 गर्ल्स को टोटल 6 स्टूडेंट्स ही मान के चलो। रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मान सकते हैं ना बच्चों, सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं बच्चा, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स तो 6 स्टूडेंट्स हो गए, तो उनको 6p6 वेज में अरेंज किया जा सकता है, जो कि 6 फैक्टोरियल वेज है। मतलब मिलेगा बच्चों कितना? 720 वेज। काम खत्म।
वेरी इजी, राइट। तो ये पहला आंसर हो गया। अब सेकंड, देयर इज अ गर्ल एट ईच एंड। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देयर इज अ गर्ल एट ईच एंड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपके पास 6 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उसमें गर्ल हमेशा एंड में होगी। अब देखो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है। वाउल के टाइम में ऐसा हुआ था जब हमारे पास 2 वाउल्स थे, बट 2 ही वाउल्स थे, इसलिए इजी हो गया। अब बच्चों अगर गर्ल्स को ईच एंड में रखोगे भी ना तुम लोग, अरे बट कौन से गर्ल्स को रखे, 2 एंड होते हैं आपके पास, तो 3 गर्ल्स है, तो यहां पे क्या करोगे? तो सिंपल है बच्चों, आप लोग के पास यहां पे देखो कैसे लिखोगे, देयर इज अ गर्ल एट ईच एंड, मतलब इधर भी गर्ल एंड इधर भी गर्ल। तो गर्ल्स एट ईच एंड कैन बी अरेंज्ड इन 3p2 वेज, क्योंकि 3 गर्ल्स है एंड आप लोग को उसमें से सिर्फ 2 को उठाने का है। क्यों 2 को उठाने का है? बिकॉज आपके पास जगह 2 है। समझ में आ गया? है तो आपके पास 3 गर्ल्स, उसमें से आप उठाओगे कितने? 2 गर्ल्स। कौन से भी 2 गर्ल्स, तो इधर और एक कॉर्नर में रखा एंड दूसरे एंड में रख दिया, तो हो गया 3p2। इसका 3p2 को सॉल्व करो बच्चों, आप लोग को मिलेगा 3 फैक्टोरियल वेज। ट्राई करके देख सकते हो, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो आपको 3 फैक्टोरियल मिलेगा। ये गर्ल्स का हो गया, बट गर्ल्स खत्म नहीं हुए ना, 2 ही गर्ल खत्म हो गए। अभी भी आप लोग के पास बीच में जगह बाकी है बच्चों। 6 प्लेसेस थे, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स के लिए 6 प्लेसेस थे। 2 गर्ल्स ने तो अपना जगह बना लिया, अब बचे हुए 4 है ना यहाँ पे, एंड चारों के लिए 4 जगह बचा है। तो एंड द रिमेनिंग पीपल कैन बी रीअरेंज्ड या फिर अरेंज्ड इन 4p4 वेज। उनका अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ किया जा सकता है। किसी 2 गर्ल्स को ही एंड में मिलेगा, बाकी का गर्ल यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर सकती है ना, उनका तो अरेंजमेंट बनेगा। तो यहाँ पे आंसर मिल गया 4 फैक्टोरियल वेज। तो हम बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कुड बी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर मिलेगा 144 वेज, एज सिंपल एज दैट। अभी सब क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बॉयज एंड गर्ल्स आर एट ऑल्टरनेटिव प्लेसेस। अब देखो बच्चों मजे की बात, ऑल्टरनेटिव प्लेसेस वाला क्वेश्चन याद है बच्चों, हम लोग ने कौन सा किया था? आई गेस एक कौन सा था वो, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट हम लोग ने किया था ना एक क्वेश्चन जहां पे वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को ऑल्टरनेट करो। तो मैंने बोला था कि 2 केसेस तो होने चाहिए थे, बट एक ही केस हो पाया बिकॉज दूसरा केस में जम नहीं रहा था, मजा नहीं आ रहा था। बट यहां पे 2 केसेस आने वाले, क्योंकि देखो बॉयज एंड गर्ल्स आर एट ऑल्टरनेट प्लेसेस। आपको नहीं लगता ऐसा भी हो सकता है बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, मतलब पहले बॉय को बिठाया एंड ऑल्टरनेट प्लेसेस हो रहा है। गर्ल को करने में गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, अरे इधर भी हो रहा है। सो आई कांट जस्ट एक किसी को ऐसा छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आई कांट जस्ट इग्नोर द सेकंड पार्ट, मुझे दोनों करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे 2 केसेस है। अंडरस्टूड? तो केस नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर मैंने बॉय को पहले बिठाया, इफ अ बॉय सिट्स फर्स्ट, तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। दिखने के लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, बहुत सिंपल है। तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल रहेगा, तो बॉय अभी अरेंजमेंट चेंज तो नहीं कर सकता बॉय गर्ल्स का, तो बॉयज का अरेंजमेंट चेंज कर सकता एक दूसरे के साथ एंड गर्ल्स का अरेंजमेंट चेंज कर सकता एक दूसरे के साथ। तो मैं बोल सकता बच्चा 3 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 3p3 वेज। बॉयज अलग अलग होंगे तो भी बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ही रहेगा, एंड 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, एंड गर्ल्स 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3p3 अगेन, मतलब 3 फैक्टोरियल। हो गया काम खत्म। द टोटल अरेंजमेंट दैट कुड बी मेड इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, काम खत्म। 3 to the 6 होता है एंड 3 to the 6 होता है, 36 हो जाएगा इसका आंसर 36 है। हाँ सिंपल। एंड केस नंबर 2 बोलने के लिए है बच्चों, केस नंबर 2 कुछ अलग, बट इफ अ गर्ल सिट्स फर्स्ट, अगर गर्ल्स पहले बैठते तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, अरे फिर भी बच्चों 3 गर्ल्स कैन बी अभी भी अरेंज्ड इन 3p3 वेज एंड 3 बॉयज कैन बी अरेंज्ड अगेन इन 3p3 वेज, मतलब 3 फैक्टोरियल होगा। इसका आंसर भी आपको 36 वेज ही मिलने वाला है बच्चों। बट इस बार बॉयज का अरेंजमेंट एंड गर्ल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, केस 1 केस 2 और है, तो यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल यूज होगा। इसलिए बच्चों देखो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कुड बी मेड इज 36 प्लस 36 दैट इज 72 वेज। मैंने अपने टेक्स्ट बुक में पीछे चेक किया तो इसका आंसर कुछ 288 वेज ऐसा कुछ लिखा है मेरे टेक्स्ट बुक में, तो मतलब पीडीएफ में। आई थिंक दैट्स रॉन्ग, द आंसर मस्ट बी 72 वेज। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, नॉट 288। अगर आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है उस हिसाब से 288 रहेगा तो गलत है, 72 वेज होना चाहिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में 72 वेज लिखा है तो बेस्ट है, अगर नहीं तो चेंज करो। यहां बच्चा सब क्वेश्चन नंबर 4 के पास जाते हैं, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। यहां पे बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि ऑल बॉयज सिट टुगेदर मतलब स्टार्टिंग में 3 बॉयज बैठे, ना 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 ना, ऑल बॉयज सिट टुगेदर मतलब वो एक साथ ऐसे एकजुट करके बैठे। आपको नहीं लगता फिर से ये गठबंधन वाला क्वेश्चन हो गया? चलो आपको बॉक्सेस से समझा देता हूं। मान के चलो मेरे पास यहाँ पे लेट अस कंसीडर ऑल द बॉयज आर सिटिंग टुगेदर ना, तो ऐसा पत्थर की तरह एकदम ऐसा चिपक गए,
बट वो किधर भी जा सकते हैं ना। तो बच्चों लेट अस कंसीडर ऑल द 3 बॉयज एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। इसलिए बच्चों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैसे कर दिया बॉक्सेस। इसमें पहला बॉक्स जो है वो B1 B2 B3 है। बॉक्सेस ऐसा अमर अकबर एंथनी की तरह चिपक गए बेटे, B1 B2 B3, किधर भी जाएंगे हम बॉयज एक साथ रहेंगे। एंड फिर गर्ल्स अलग अलग है, G1 G2 एंड G3 मान के जो ओके 3 गर्ल्स है ना। तो सबसे पहले बच्चों अभी कितने पोजीशंस है, B1 B2 B3 को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानो तो 1 2 3 4, आपके पास 4 प्लेसेस है। तो अरेंजमेंट भी 4p4 मतलब 4p4 वेज में किया जा सकता है, बराबर ना, ताकि बॉयज अब हमेशा ऐसे रहे। बट ऑल बॉयज आर टुगेदर का सिट टुगेदर का मतलब ये थोड़ी ना है कि B1 ही पहले बैठेगा B2, तो उनमें भी तीनों का अरेंजमेंट हो सकता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा एंड द 3 बॉयज कुड बी अरेंज्ड इन 3p3 वेज मतलब 3 फैक्टोरियल। काम खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कुड बी मेड इज 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, आंसर मिलेगा 144 वेज, वो यही मिला। एंड दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। तो आप देख सकते हो बच्चों परम्यूटेशंस के क्वेश्चन एक हद तक थोड़ा डिफिकल्ट स्टार्टिंग में जरूर लग सकता है, बट देन वी सी दैट ऑल द क्वेश्चंस आर सो रिपीटेटिव, इतना रिपीट हो रहे हैं कि सारे भले ही कॉन्सोनेंट के जगह पे गर्ल्स आ रहे हैं, वॉवेल्स के जगह पे बॉयज आ रहे हैं, प्लेसेस आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन्स द सेम। बट हाँ ये ज्यादा खुश मत होना, मतलब खुश होना बट ज्यादा भी मत होना ये सोच करके परम्यूटेशन से भी आने लगा है। दिस इज जस्ट द बेसिक परम्यूटेशन, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछते भी नहीं है कभी कभी। आगे जाकर बहुत सारे चीजें ऐसे आने वाले हैं, दो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर परम्यूटेशंस। तो ये करना बहुत जरूरी है उसको जानने से पहले, क्योंकि वो समझने के लिए ये समझना जरूरी था। आई होप बच्चों आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझे हैं। अगर नहीं समझे तो वीडियो आप लोग के लिए ये फ्री है, वीडियो को रिवाइंड करके सारी चीजें फिर से देखते रहे। बच्चों एट द सेम टाइम अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें इस वीडियो को। इट डजंट टेक एनी, कुछ भी नहीं जाता बच्चा आप लोग का लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में। I'm not charging you any money or something. It's completely free of cost. You can show me some love and support. At the same time, बच्चों, there are so many things, so many students out there who are not watching my videos not because they don't like my content, but they are not watching because they don't even know me. So इस channel को थोड़ा सा need some support and the boost. So you can share with all your friends. There are so many people out there जिनको permutations नहीं समझ में आता है. You can definitely share it with them and so that this channel grows and I could bring some new content for all of you. तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।